हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे चौहान राजवंश के बारे में। ठीक है। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था अजमेर के चौहानों के बारे में, जिसे अपन सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। और इस चौहान वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो था आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, जिसने तराइन के दो युद्ध लड़े थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और 92 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है। और पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। और मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। देखिए, इससे पहले भी भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे, लेकिन मुस्लिम राज्य स्थापित करने वाला जो राजा था वो आपके मोहम्मद गोरी था। और बात करें सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की, तो वो था आपके मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है। और चौहानों की ही एक शाखा थी दूसरी, अपने बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। जब तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो उनके पुत्र गोविंद राज को ही मोहम्मद गोरी अजमेर का प्रशासक बनाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज गोविंद राज को वहां से हटा दे देते हैं। ठीक है। तब कुतुबुद्दीन ऐबक गोविंद राज को रणथंभौर का राजा बना देते हैं। कहाँ का राजा बना देते हैं? रणथंभौर का राजा बना देते हैं। और गोविंद राज ही आपके रणथंभौर के चौहान वंश का क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। ठीक है। तो चर्चा करते हैं क्लास में अपने रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। ठीक है, रणथंभौर के चौहान। और इसका जो संस्थापक है आपके कौन है? गोविंद राज। गोविंद राज। ठीक है। तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। इन्हें आपके पहले मोहम्मद गोरी ने अजमेर का प्रशासक बनाया था। कहाँ का प्रशासक बनाया था? अजमेर का प्रशासक बनाया था। ठीक है। और उसके बाद में वहां के इनके चाचा थे हरिराज ने उन्हें भगा दिया था, और ऐबक ने रणथंभौर का राजा बनाया। बाद में ऐबक ने रणथंभौर का राजा बनाया, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे उन्होंने राज्य स्थापित किया, तो डायरेक्ट शासन उन्होंने अपने हाथों में नहीं लिया था। ठीक है। तो वहीं के ताकि जनता विद्रोह ना कर दे, तो उन्होंने पृथ्वीराज के ही वंशज गोविंद राज को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है। फिर देखिए अगले जो राजा बने वो थे आपके वीर नारायण। यहाँ के राजा कौन थे अगले? वीर नारायण। ठीक है। वीर नारायण का देखिए कि इनके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। रणथंभौर पर किसका आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश का आक्रमण। और इस आक्रमण को वीर नारायण ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था, यानी कि इल्तुतमिश को कोई भी सफलता नहीं मिली। तो 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए, तो दिल्ली और अजमेर पर किसका आधिपत्य हो गया था? तो तुर्की लोगों का, मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी ने भारत में जो क्षेत्र जीते थे उन क्षेत्रों का प्रशासक बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो शुरुआत में गोरी ने अजमेर का राज्य यानी अजमेर का प्रशासक किसे बना दिया? पृथ्वीराज के ही पुत्र गोविंद राज को। ठीक है। गोविंद राज के जो चाचा थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे आपके हरिराज, तो उन्होंने गोविंद राज को अजमेर से निकाल दिया था। ठीक है, मतलब अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तो गोविंद राज वापस ऐबक के पास में आए, तब ऐबक ने उन्हें रणथंभौर का राज्य दे दिया था।
ठीक है। ऐबक के बाद में जो दूसरे आपके गोविंद राज के बाद में जो महत्वपूर्ण राजा है वीर नारायण है, उनके समय रणथंबोर पर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश ने उस आक्रमण को क्या कर दिया था, ये वीर नारायण ने उस आक्रमण को असफल कर दिया था। अगले जो राजा है उनके बारे में देखिए, वो है वाघभट्ट। वाघभट्ट, ठीक है। इनके समय आक्रमण हुआ था आपके रजिया का आक्रमण। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका जो है एकमात्र, वो है रजिया का आक्रमण। और रजिया ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? नेतृत्व में सेना भेजी, वो थे आपके मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी। हसन गोरी के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन रजिया के आक्रमण को भी वाघभट्ट ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। फिर अगले जो राजा आए वो थे जैत्र सिंह। अगले राजा जो आए वो कौन थे? जैत्र सिंह थे, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड काउंट किया जाता है 1250 से 82 ईस्वी। क्या काउंट किया जाता है? 1250 से 1282 ईस्वी। अब देखिए कि इन्होंने 32 वर्ष शासन किया था। 32 वर्ष शासन किया था। कितने साल शासन किया था? 32 साल शासन किया था। और इसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी। क्या की? 32 खंभों की छतरी बनाई थी। और इसका निर्माण किसने कराया था? आपके हमीर देव चौहान ने। किसने कराया था? हमीर देव चौहान ने, अपने पिता के 32 वर्ष के शासन की याद में। और इसे अपन न्याय की छतरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी भी बोलते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर बैठ करके हमीर न्याय करता था। क्या करता था? हमीर यहीं पर बैठ करके न्याय करते थे, इसलिए न्याय की छतरी। तो 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंबोर में बनी हुई है, ठीक है। निर्माण कराया था हमीर देव चौहान ने, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में कराया था, और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैत्र सिंह आपके हमीर देव के पिता थे, ठीक है। और कहते हैं कि उन्होंने अपने शासन काल में ही हमीर इनके तीसरे पुत्र थे, और हमीर को अपना शासक बना, मतलब रणथंबोर का शासक घोषित कर दिया था कि भाई हमीर क्या है? यहाँ के राजा है, ठीक है। तो सबसे बड़े बेटे को ना बना करके किसको राजा घोषित कर दिया था? हमीर देव को। योग्य थे हमीर देव चौहान। अब चर्चा करते हैं अपन हमीर देव चौहान के बारे में। किसके बारे में? हमीर देव चौहान के बारे में चर्चा करते हैं। हमीर देव चौहान, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक है। तो एक तो आता है आपके ग्रंथ, विद्वान है एक तरफ, विद्वान दूसरी तरफ ग्रंथ लिख रहा हूं, विद्वान, और दूसरी तरफ आ जाएगा ग्रंथ। किस किस ग्रंथों में हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है? एक तो आते हैं आपके नयन चंद्र सूरी, जिनकी रचना है हमीर महाकाव्य। जिनकी रचना क्या है? हमीर महाकाव्य। फिर आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की रचना है हमीर हठ। हमीर हठ। फिर आता है सारंगधर। इनकी रचना है आपके हमीर रासो। फिर एक आते हैं जोधराज। इनकी भी रचना है हमीर रासो।
फिर आते हैं आपके आड़व व्यास, इनकी रचना है हमीर रायण। फिर एक विद्वान है आपके अमृत कैलाश, इनकी रचना है हमीर बंधन। ठीक है, और फिर एक आते हैं आपके जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। ठीक है, जय सिंह सूरी की रचना है आपके हमीर मान मर्दन। फिर विद्वान आपके चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के है आपके सुरजन चरित्र। ठीक है, और एक आते हैं आपके बरनी, जियाउद्दीन बरनी। तो बरनी की रचना है तारीके फिरोज शाही, तारीके फिरोज शाही। तो इतने ग्रंथों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमीर देव चौहान। और हमीर देव जो चौहान है, ये इतिहास में अपने हठ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने हठ के लिए प्रसिद्ध है। हमीर जिद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हठ, हठ के लिए प्रसिद्ध है। तो इनको लेकर के एक दोहा चलता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। तो ये जो कहावत है, ये आपके हमीर देव चौहान के बारे में कही जाती है। तो सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब शेर जंगल में विचरण करता है तो उसकी नज़र से कोई नहीं बच पाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जंगल में एक ही शेर होता है। ठीक है, या फिर शेर की नज़र से बचना मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने एक वचन पर कायम रहते हैं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बार बार पलटना करना नहीं होता है। दूसरा, कदली फले एक बार, यानी कि केले के पौधे पर फल और फूल जीवन में एक ही बार लगता है। क्या लगता है? एक ही बार लगता है। तिरिया तेल हमीर हट, शादी ब्याह में अपने महिलाओं पर तेल नितारने की, शादी ब्याह में अब तेल नितारने की रस्म होती है ना, तेल गिराने की, तो वो एक ही बार होता है। ठीक है, शादी भले आप कितनी भी बार करो, लेकिन वो रस्म दोबारा नहीं की जाती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। वैसे तो आप भले तेल के पीपे ढोले जाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, और चढ़े ना हमीर हट, हमीर ने एक बार जो जिद पकड़ ली तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो उस जिद के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो चढ़े ना दूजी बार। तो सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, हमीर किसके लिए पूछा जाता है कि कौन सा राजा अपने हठ के लिए प्रसिद्ध है? तो हमीर देव चौहान। और ये कहाँ के राजा थे? रणथंबोर के राजा थे। रणथंबोर सवाईमाधोपुर जिले में है। आपके रणथंबोर का जो किला है, ठीक है, जिसको अबुल फजल ने क्या कहा है कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, केवल ये दुर्ग बख्तरबंद है। क्या है? और ये जो रणथंबोर का दुर्ग बना हुआ है, ये कहते हैं कि 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ये जो दुर्ग है ये दूर से दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता है? दूर से दिखाई नहीं देता है, पास में जाने पर ही दिखाई देता है रणथंबोर का जो दुर्ग है। और ये रणथंबोर का दुर्ग का जो प्राचीन नाम है रंतपुर बोलते हैं इसे, रणथंबोर का रंतपुर। तो कहते हैं रण की घाटी में स्थित नगर रंतपुर। क्या वो नाम आता है? रंतपुर। इसका मतलब होता है कि रण की घाटी में स्थित नगर को बोलते हैं रंतपुर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके रणथंबोर का किला
ठीक है, रणथंभौर के ही राजा कौन थे? हमीरदेव चौहान। ठीक है, अब हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान कौन थे? दरबारी विद्वान वो थे बीजादित्य। कौन थे? बीजादित्य। ठीक है, गुरु कौन थे? राघव देव। गुरु कौन थे? राघव देव थे। पत्नी कौन थी? रंग देवी। ठीक है, पुत्री कौन थी? वो थी आपके देवल देवी। ठीक है, और इन्होंने कोटीय जन यज्ञ किया था। पूछा जाता है यज्ञ किसने किया था? कोटीय जन। और इसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। किसने? कौन? विश्वरूप इसके पुरोहित थे। ठीक है, और हमीर ने कहते हैं कि 17 युद्ध लड़े थे। 17 युद्ध लड़े। ठीक है, कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध, और 16 में विजय रहे। 17 पे खतरा हो गया। 17वां जो युद्ध है वो उनका लास्ट युद्ध था, उसमें वो हार गए, केसरिया किया था, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमीर के जो दरबारी विद्वान हैं वो है बीजादित्य। ठीक है, गुरु है राघव देव, पत्नी रंग देवी, पुत्री देवल देवी। इन्होंने कोटीय जन यज्ञ किया था, और इसके पुरोहित थे विश्वरूप। और हमीर ने टोटल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से ये 16 युद्ध विजयी रहे। अब देखिए आगे हमीर की कहानी क्या है, बताते हैं कि हमीर के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, कि भाई हमीर का जो टाइम माना जाता है वो कितना माना जाता है? हमीर का जो टाइम माना जाता है 1382 से 1282 से 1301 माना जाता है। हमीर का जो टाइम पीरियड माना जाता है कितना? 1282 से 1301 ईस्वी माना जाता है। तो हमीर के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? पहले तो थे आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कह लीजिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आए अलाउद्दीन खिलजी। कौन आए? अलाउद्दीन खिलजी आए थे। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने भी कहते हैं कि हमीर पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एक, कि मैं मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 10 दुर्गों से अधिक समझता हूं। ये स्टेटमेंट किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का था। जलालुद्दीन खिलजी आपके अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी लगते थे और ससुर जी भी थे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 10 दुर्गों से अधिक समझता हूं। ठीक है, एक स्टेटमेंट और मिलता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और व्यर्थ में मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण करने के कारण मिलते हैं, उन कारणों में देखिए, एक तो हमीर देव पिछले 16 युद्धों से अजेय थे और उन्होंने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, और दोनों की साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगी, महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी, तो दोनों का युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, फिर रणथंभौर का सामरिक महत्व, कि रणथंभौर दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। मालवा गुजरात जाने के रास्ते पर पड़ता था और दिल्ली के नजदीक था, और अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि दिल्ली के नजदीक कोई भी ताकतवर राजा रहे ताकि उसकी सत्ता को चुनौती देता रहे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था। और उसको आक्रमण करने का बहाना कब मिला? ठीक है, तो वो देखिए, अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो गुजरात गई हुई थी। कहां गई थी? गुजरात अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था आपके 1299 ईस्वी में। कहां, कब किया था अलाउद्दीन खिलजी की? गुजरात में। ठीक है, 1299। अब इस अभियान के दौरान नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। नवीन
मुसलमानों का विद्रोह। अलाउद्दीन की सेना में क्या हो गया था, नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। अब ये नवीन मुसलमान कौन थे, कि वे मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया वो नवीन मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए। और इन्होंने विद्रोह क्यों किया, खम्स को लेकर के, खम्स को लेकर विद्रोह। किसको लेकर के, खम्स को लेकर के विद्रोह किया था। और खम्स क्या था, ये आपके सैनिक लूट का माल, सैनिक लूट का माल। क्या था, सैनिक लूट का माल। अब जितना भी माल लूटा जाता था तो उसका 20% कौन रखता था, सुल्तान रखता था, ठीक है। और 80% कौन रखता था, सैनिकों में बांटा जाता था। क्या किया जाता था, सैनिकों में बांटा जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इस अनुपात को उल्टा कर दिया कि 80% मैं रखूंगा, 20% सैनिकों में बांट दो। अब यही बात नवीन मुसलमानों को पसंद नहीं आई और उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हमें ये बंटवारा पसंद नहीं है, ये 80% हम ही रखेंगे, 20% सुल्तान रखेगा। अब इतने सारे सैनिक 20% में किसको क्या पांते आएगा, ठीक है। तो ये बात उनको मंजूर नहीं आई और बाकी के सैनिकों ने हवा में चढ़ा दिया होगा, ठीक है। तो जिन नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया, अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि जो भी विद्रोह कर रहा है सबको खत्म कर दो, जितने भी नवीन मुसलमान हैं सबको खत्म कर दो, ठीक है। अब यहां पर अपने नवीन मुसलमानों में एक व्यक्ति था आपके मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह। इनका नेता था आपके मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ये क्या है कि बेटा आर्मी की तैयारी करता था, कांस्टेबल की तैयारी करता था, अग्निवीर की तैयारी करता था, ठीक है। परमानेंट होने के लिए एसएससी वगैरह की तैयारी करता था, दौड़ने की प्रैक्टिस करता था। तो जब इसको पता लगा कि अलाउद्दीन ने आदेश दिया है सैनिकों को मारने का और उनके सैनिकों को मारा जा रहा है, तो इसने अपनी चप्पलें हाथ में ली और सीधा दौड़ा गुजरात से। बतूलिया बनकर दौड़ देने, बतूलिया बुनी हो गए, तो सीधा दौड़ा और रणथंबोर आकर के शरण ले ली। किसके यहाँ, हमीर देव चौहान के यहाँ पर शरण ले ली थी। किसने, मोहम्मद शाह ने। और ये आपके कौन था, नवीन मुसलमानों का नेता था। नवीन मुसलमानों का क्या था, ये लीडर था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को रणथंबोर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। भाई अलाउद्दीन तो चाह ही रहा था कि भाई क्योंकि हमीर देव ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, ठीक है, सामरिक महत्व था रणथंबोर का। फिर दिल्ली के पास में कोई इतना ताकतवर राजा रहे, अलाउद्दीन खिलजी को मंजूर नहीं था, तो इसलिए अलाउद्दीन को तो बहाना मिल गया। तो अलाउद्दीन ने संदेश भिजवाया। क्या किया, संदेश भिजवाया हमीर देव चौहान के पास में और कहा कि भाई जो भी विद्रोही आपके पास भागकर आए हैं उन्हें आप हमें सौंप दो, ठीक है। तो हमीर देव ने वापस जवाब दिया कि भाई हम राजपूत हैं और हमारी शरण में जो भी आता है तो हम अपनी जान देकर भी उनकी जान बचाएंगे, हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा धर्म इस बात को अलाउ नहीं करता है, इजाजत नहीं देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक रीजन और था कि भाई उनके चाचा जलालुद्दीन ने भी तो रणथंबोर पर आक्रमण किया था और जीत नहीं पाए थे। तो अलाउद्दीन को बहाना मिल गया कि मैं अपने चाचा का सपना पूरा करूंगा और उनका जो अधूरा ख्वाब है रणथंबोर को जीतने का वो पूरा करूंगा। ये बात अलग है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने ही चाचा को मारा था, लेकिन सपने का पूरा मैं करूंगा। उनके उनको पूरा मैंने किया है तो उनका सपना भी पूरा मैं करूंगा। वो जीत नहीं पाए थे तो अलाउद्दीन के पास एक रीजन और था कि भाई मैं अपने चाचा और अपने ससुर की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में क्या भेज दी थी, सेना भेज दी थी। नुसरत शाह और उलुग खां, इसके नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी, ठीक है। अब देखिए ये जो मोहम्मद शाह है ना, इसकी एक कहानी और मिलती है, कुछ इतिहासकार एक कहानी और बताते हैं मुंह से मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह की एक स्टोरी ये मिलती है कि कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, एक लिख देता हूं, एक की एक बेगम थी, सिमना बेगम। नाम क्या मिलता है, सिमना बेगम, ठीक है। ये और मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग हो जाता है, दोनों का इल्लू इल्लू, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, मोहम्मद शाह और चिमना बेगम, ठीक है।
और दोनों जने एक दिन योजना बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को मार देंगे। क्या कर देंगे? अलाउद्दीन खिलजी को मार देंगे। अब मोहम्मद शाह ने यह कहा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, सुल्तान है, राजा है, और हर वक्त ये अंगरक्षकों से घिरा रहता है, तो इसे मारना इतना आसान काम नहीं होगा। तो चिमना बेगम ने यह कहा कि भाई मैं उसकी पत्नी हूं, मैं इस काम में आपका क्या करूंगी? सहयोग करूंगी। क्या करूंगी? सहयोग करूंगी। ठीक है, मारने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है भाई, पत्नी हूं, खाना बनाऊंगी, 2 बूंद जिंदगी की डाल दूंगी, जहर क्या कर दूंगी? 2 बूंद जिंदगी की डाल दूंगा, अलाउद्दीन खाएगा और फिर खाने के बाद में वापस उठेगा नहीं। तो कहते हैं चिमना बेगम ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बढ़िया खीर बनाई। क्या बनाई? बढ़िया खीर बनाई, पंचमेवा डाल करके एकदम कूट कूट के, और ले करके अपने पति के पास में गई, शौहर के पास में, कि मेरे शरीक हयात, मेरे बच्चों के वालिद, मेरे शौहर, ये लीजिए मैंने आपके लिए खीर बनाई है। अब अलाउद्दीन खिलजी का साथ में क्या था कि वो खुद धोखे से राजा बना था अपने चाचा को मार करके। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि किसी पर भरोसा नहीं करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में वहम आया, डाउट आया कि यार ये लुगावड़ी जो है इसने कभी पानी का लोटा नहीं दिया, आज खीर लेके आ गई, कुछ तो गड़बड़ है मामला। क्या है? मामला गड़बड़ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तू इतनी मेहनत करके बना के लाई है, तो ऐसा कर, तू बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी को तो चेक करना था भाई अंदर क्या है। तो चिमना बेगम नानुकुर करने लगी, नहीं मेरे व्रत है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी को और वहम होने लगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बंदों को बुलाया, जो पहले राजा का खाना खाते थे, उन बंदों को बुलाया और उनको खाना टेस्ट करवाया। तो एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, तो उसने चिमना बेगम को बंदी बना लिया। और जैसे ही चिमना बेगम को बंदी बनाया, इसकी सूचना मोहम्मद शाह तक पहुंची, तो कहते हैं कि इसने वही काम किया, चप्पलें हाथ में ली और 11 नंबर सिटी बस से सीधा कहाँ पहुंच गया? रणथंबोर पहुंच गया, एकदम फुल स्पीड में कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये एक कहानी और मिलती है यहाँ पे। क्या मिलती है? एक कहानी और मिलती है। दोनों कहानियां हैं, मतलब मेन पर्पज क्या है कि मोहम्मद शाह अपने चप्पलें हाथ में लेकर के 11 नंबर सिटी बस में रणथंबोर पहुंचा और हमीर देव चौहान के यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी को रणथंबोर पर आक्रमण करने का क्या मिल गया था? बहाना मिल गया था। और अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? नुसरत शाह और उलुग खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अब देखिए कि यहां पे क्या हुआ कि इस समय हमीर देव अपने कोटिय जन्य यज्ञ कर रहा था। क्या कर रहा था? कोटिय जन्य यज्ञ कर रहा था। तो उसने खुद ना जाकर के भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। किसको भेजा था? भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। तो एक युद्ध हुआ था आपकी हिंदूवाट घाटी का युद्ध। ठीक है, तो इधर आपके हमीर वर्सेज अलाउद्दीन, किसके बीच में? हमीर और अलाउद्दीन के बीच में हुआ। तो हमीर ने लड़ने के लिए किसको भेजा था? सेनापति कौन थे? आपके भीम सिंह और धर्म सिंह। और अलाउद्दीन ने किसको भेजा था सेनापति बना करके? नुसरत शाह, और दूसरा था उलुग खां। दूसरा कौन था? उलुग खां। और इसमें विजयी कौन हुआ? हमीर की सेना विजयी हुई थी। अब आक्रमणकारियों को हराने के बाद में, इनको पीछे धकेलने के बाद में, जब ये दोनों लौट रहे थे, तो कहते हैं कि धर्म सिंह तो आगे आगे चल रहे थे, ठीक है, और भीम सिंह आपके पीछे चल रहे थे। क्या कर रहे थे? भीम सिंह पीछे चल रहे थे। तो दुश्मनों ने घात लगा करके इनकी हत्या कर दी। दुश्मनों ने घात लगाकर इनकी हत्या कर दी लौटते वक्त। इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी लौटते वक्त। ठीक है, तो मुस्लिम सेना को हराने के बाद में जब ये वापस लौट रहे थे, तो भीम सिंह पीछे रह गए थे और धर्म सिंह आगे आगे चल रहे थे। इस कारण आपके भीम सिंह की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। दुश्मनों ने घात लगा करके इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो धर्म सिंह पहुंचे, तो हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु का दोषी किसे पाया? धर्म सिंह को पाया और इन्हें पद से हटा दिया।
क्या कर दिया, पद से हटा दिया और इनकी जगह किसको रखा, भोजराज को। और भोजराज व्यवस्था संभालने में असफल रहा, व्यवस्था संभालने में असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो देखिए हिंदुवाट घाटी का युद्ध लड़ा गया था, हमीर की सेना, अलाउद्दीन की सेना। हमीर के सेनापति थे भीम सिंह, धर्म सिंह, और अलाउद्दीन के सेनापति थे नुसरत शाह और उलुग खां। ठीक है, युद्ध कौन जीत गया था, हमीर की सेना युद्ध जीत गई थी। और युद्ध जीतने के बाद में जब सेना लौट रही थी तो धर्म सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, और भीम सिंह पीछे आ रहे थे। तो दुश्मनों ने उसी दौरान घात लगा करके उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हमीर ने इसका दोषी किसे माना, धर्म सिंह को माना। ठीक है, इन्हें पद से हटा दिया और बाद में भोजराज को नियुक्त किया, जो कि व्यवस्था संभालने में क्या रहे, असफल रहे। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो शत्रु सेना वापस आती है और वो रणथंबोर को घेर लेती है, रणथंबोर का घेरा कर लिया जाता है। और घेरा करने वाले वही नुसरत शाह और उलुग खां, नुसरत शाह और उलुग खां ये थे। ठीक है, घेरा डाल लिया। अब देखिए होता है क्या कि प्राचीन काल में जो युद्ध लड़े जाते थे तो उनमें क्या होता था कि खुले मैदान में आमने सामने की जंग लड़ी जाती थी। क्या होता था, आमने सामने की जंग लड़ी जाती थी। मध्यकाल में थोड़ा सा कि युद्ध का स्टाइल बदल गया। अब यहाँ अपने राजस्थान में क्या हुआ कि राजपूत लोग जो थे, राजा लोग थे, वो अपना किला बनाते बढ़िया सारा। ठीक है, और उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाते, जिसे अपन बोलते हैं परकोटा। ठीक है, सुरक्षा दीवार, सेफ्टी वॉल। ठीक है, जब भी कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता, ठीक है, राजपूत राजाओं को ये लगता कि भाई खुले मैदान में इनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो वो दुर्ग में अपने आप को कैद कर लेते थे, मतलब दुर्ग में अपने आप को रख लेते, राशन पानी लेकर बैठ जाते 2-3 साल का बढ़िया। ठीक है, और दुर्ग के सारे दरवाजे बंद कर लेते। ठीक है, क्या कर लेते, दुर्ग के सारे दरवाजे बंद कर लेते थे और दीवारों पे चढ़ जाते थे। और शत्रु सेना जो आती, शत्रु सेना दुर्ग को घेर कर बैठ जाती। ठीक है, क्या करती, दुर्ग को घेर कर बैठ जाती थी, घेर कर बैठ गए। ये बाहर वाले अंदर पत्थर फेंकते, बाटे फेंकते, और अंदर वाले दीवारों पे बैठे बैठे वापस बाटे फेंकते। पहले पत्थर फेंकने के लिए एक यंत्र यूज होता था, मजनिक। कौन सा, मजनिक यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो बाहर वाले अंदर बाटे फेंक रहे हैं यानी कि पत्थर, और अंदर वाले वापस पत्थर फेंक रहे हैं। अब ये जो नुसरत शाह था, इसको बोला कि भाई अंदर वाले लोग बाटे फेंक रहे हैं, दीवारों पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, बाटा जंग चल रही है, पत्थर मार होली खेलते ना बाड़मेर में, तो यहाँ पे पत्थर मारी खेलते थे ये भी। ठीक है, तो इसको बोला कि भाई अंदर वाले बाटे फेंक रहे हैं, देख सैनिक चढ़े हुए हैं दीवारों पे, तू हेलमेट पहन ले, लग नहीं जावे तेरे। तो इसने कहा नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आजकल लड़कों का बड़ा होता है ना, हेलमेट नहीं लगाते, हीरो बन के घूमना है, क्यों, बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी बोला कि हेलमेट लगा लो साहब, वरना पत्थर लग जाएगा और मतीरा फूट जाएगा आपका। तो इसने कहा नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तभी एक मतीरा क्या, एक पत्थर आकर के इनके सर पे लगा और मतीरा फूट गया और इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो पत्थर लगने के कारण इसकी मौत हो गई थी, के कारण मृत्यु, क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। तो वो था नुसरत शाह मारा गया था। कौन मारा गया था और कैसे मारा गया था कि बाल खराब नहीं हो जाए, अच्छो जान जाती है, पत्थर लगने के कारण मतीरा फूटा और बाहर माल मटेरियल सब क्या आ गया, बाहर आ गया, मौत हो गई थी। ठीक है, बाद में कहते हैं अलाउद्दीन खुद आता है और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि हमीर के दो सेनापति और होते हैं, हमीर के दो आदमी होते हैं, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल ये किसके बंदे होते हैं, हमीर के। किसके बंदे हैं, हमीर के बंदे हैं। और ये हमीर के साथ में क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं,
विश्वासघात करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इन्हें लालच देता है कि भाई हमीर के बाद में हम तुम्हें रणथंबोर का राजा बना देंगे। क्या कर देंगे? रणथंबोर का राजा बना देंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, कहते हैं कि दुर्ग के अंदर जो भोजन सामग्री थी तो उसमें गाय की हड्डियों का चूर्ण मिला देते हैं, और जो जल स्रोत होता है तो उसमें कहते हैं कि गौ रक्त मिला देते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन कैसी हो गई कि जो अंदर योद्धा लोग हैं, जो राजपूत लोग हैं, वो दुर्ग के अंदर रह करके अब और अधिक विरोध प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, भूखे मरने से अच्छा है कि शत्रु से लड़ते हुए मारे जाएं। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो पुरुष होते थे वो केसरिया धारण करते थे। क्या करते थे? केसरिया साफा बांध करके शत्रुओं पे टूट पड़ते थे। क्या करते थे? टूट पड़ते थे। इसे बोलते हैं केसरिया। ठीक है, तो हमीर के नेतृत्व में पुरुषों ने क्या किया? केसरिया किया, दुर्ग के द्वार खोल दिए और शत्रु सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त है। मरने से पहले 5-6 को निपटा के जाएंगे। और पीछे जो महिलाएं थी, ठीक है, वो क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी। तो ये दोनों जब साथ में होते थे, अपने चित्तौड़ में भी बताया था कि दोनों साथ में होते थे, केसरिया और जौहर, तो ये क्या कहलाता था? साका कहलाता था। और ये राजस्थान का पहला साका हुआ था। राजस्थान का पहला साका 1301। डेट की बात करें तो 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को राजस्थान का पहला साका। केसरिया किसने किया? हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान ने। और जौहर किसने किया था? आपके रंग देवी ने। ठीक है, किसने किया था? रंग देवी ने जौहर किया था। और इनकी जो पुत्री थी वो कहते हैं देवल देवी, इन्होंने जल जौहर किया था। पद्मला तालाब है इसके अंदर, तो कुछ इतिहासकार इसे जल जौहर की श्रेणी में रखते हैं कि जल जौहर कहां पे हुआ था। ठीक है, तो वो आपके रणथंबोर दुर्ग में, राजस्थान का पहला साका रणथंबोर दुर्ग में। ठीक है, तो जल जौहर का भी इसको प्रमाण माना जाता है। तो हमीरदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, पीछे महिलाओं ने जौहर कर लिया, और दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? आपके अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह कहते हैं कि युद्ध में आपके लड़ते लड़ते हमीर की तरफ से घायल हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके पास में आया और पूछा कि हाँ भाई, तू तो बड़ा सीरियस चल रहा है, अगर तेरे को ठीक करा दिया जाए, तेरा इलाज करा दिया जाए, तो तू क्या करेगा, बता। तो मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि मैं तलवार लेकर के सबसे पहले तेरे को मारूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये तो रिस्की मामला है, खत्म करो इसको, वेंटिलेटर से हटाओ इसको, वेंटिलेटर खाली करो इसका, और उसको मार दिया गया। अब कुछ बातें और है जो अपने को याद रखनी है। वो क्या है बातें? देखिए, इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन का एक विद्वान साथ में था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो इसने क्या कहा था? कथन था इसका, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसके बारे में कहा था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। कुफ्र का मतलब होता है इस्लाम विरोधी। क्या होता है? इस्लाम विरोधी। तो अमीर खुसरो, जिसे तूती ए हिंद भारत का तोता बोलते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी विद्वान था। ठीक है, तो इस अभियान का ये प्रत्यक्षदर्शी मान सकते हो। तो इसने क्या कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, और दूसरा आपके जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है। किसका आता है? जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के लिए क्या कहा था? क्योंकि 2 बार आक्रमण किया था इसने भी, लेकिन जीत नहीं पाया था। 2 बार आक्रमण, ठीक है ना, लेकिन जीत नहीं पाया था, असफल हुआ था। तो क्या कहा था कथन? इनका जो कथन है वो है कि मैं मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 10 दुर्गों से अधिक समझता हूं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है जो आपको मेन याद रखने हैं। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और मैं मुसलमान की एक बाल की कीमत ऐसे 10 दुर्गों से अधिक समझता हूं। दोनों ही रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहे जाते हैं। और एक आता है कि आज कुफ्र का दरवाजा ढह गया,
तो ये औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये था अपने रणथंबोर का चौहान वंश, जिसके जो प्रमुख राजा थे हमीर देव चौहान, जो इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने हट के लिए। कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, 16 में विजयी रहे। और इन्होंने कौन सा यज्ञ किया था? कोटिय जन यज्ञ किया था। और इनके समय रणथंबोर का साका हुआ था, जो राजस्थान का पहला साका माना जाता है। ठीक, इनकी पुत्री ने पद्मला तालाब में जौहर किया था, तो इसे राजस्थान के लोग, कुछ विद्वान इसे जल जौहर की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो आपको जो मेन बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जल जौहर कहाँ पे हुआ था? रणथंबोर में हुआ था। राजस्थान का पहला साका 1301, 11 जुलाई 1301 को कहाँ पर हुआ था? रणथंबोर में हुआ था। राजा कौन थे? हमीरदेव चौहान। पत्नी कौन थी उनकी? रंग देवी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।